Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुना उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। कल रात 9 बजे यानी ट्यूसडे, कल 14 अप्रैल, कहानी में एक नई शख्सियत के साथ पूरी बातचीत आपके सामने पेश करूंगा। और वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम आप सबने नाम सुना होगा। बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। एक मैसेज मिला मुझे कि बाबा बागेश्वर धाम बात करना चाहते हैं और मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि आमतौर पर जो कहानियां मैं सुनाता हूं आप सभी सुनते हैं, पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर सुनती है, लेकिन धर्म से जुड़े हुए लोग या ऐसे बाबा ये कहानी सुने, मेरे लिए हैरानी की बात है। पर पता चला कि बाबा बागेश्वर धाम कहानियां सुनते हैं और ख़ासतौर पर रहस्यमयी कहानियाँ। तो फिर मैसेज आया कि कुछ बातचीत करनी है। फिर मैं गया तो फिर ये हुआ कि क्यों ना हम दोनों बातचीत करते हैं इंटरव्यू की शक्ल में। अब मेरे सामने सवाल ये था कि कहाँ एक धर्म से जुड़े हुए हस्ती और कहाँ मैं एक प्योर क्राइम रिपोर्टर। तो जुर्म और धर्म क्या बातें होंगी, लेकिन मेरे लिए भी चैलेंजिंग भी था और एक नया तजुर्बा भी। तो खैर इसी के बाद बैठकर बातचीत हुई। तो वो पूरा अनकट इंटरव्यू जो बाबा बागेश्वर धाम के साथ, और मैंने अपने करियर में शायद क्राइम से हटकर धर्म से जुड़ी हुई किसी हस्ती के साथ इंटरव्यू किया हो, वो आपके सामने कल रात 9 बजे पेश करूँगा। अब इस इंटरव्यू में आपको धर्म जैसी चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेरा फील्ड भी नहीं है, मेरी जानकारी भी बहुत कम है। तो मैं अपने पेशे में जो मेरी महारत है वो है क्राइम रिपोर्टिंग, क्राइम की दुनिया, जुर्म की दुनिया। तो बाबा बागेश्वर धाम को भी ये पता था और वो भी चाहते थे कि कुछ अलग ही बात हो। तो क्या बाबा बागेश्वर धाम से कभी पुलिस का पाला पड़ा, कभी पुलिस वाले आए, क्योंकि बाबा के पास बहुत सारे लोग आते हैं कि आपकी शक्ति है तो उससे कुछ अच्छा कीजिए। तो बहुत सारे अनसॉल्व केसेस हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर धाम के पास पुलिस वाले आए कि हमसे तो सुलझ नहीं रहा, आप ही सुलझा दीजिए। या क्या बहुत सारे आजकल के बाबा जेल में हैं तो उससे बाबा पर दबाव पड़ता है कि नहीं, या कभी उनका स्टिंग ऑपरेशन या हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई कि नहीं। ट्रंप और अभी मौजूदा जंग को लेकर वो क्या सोचते हैं, अपने देश की पुलिस के बारे में उनकी राय क्या है, इनकाउंटर को लेकर वो क्या कहते हैं, जुडिशरी को, अदालत को लेकर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ की पूरी कानून व्यवस्था पर उनकी क्या राय है। और क्रिकेट के शौकीन हैं और सुना क्रिकेट में वो चीटिंग भी करते हैं, उस पर वो क्या कहते हैं। तो ऐसे तमाम सवाल जो जुर्म के इर्द गिर्द बुने हुए हैं, वो सवाल जवाब बाबा बागेश्वर धाम के साथ पूरा इंटरव्यू अनकट कल रात 9 बजे क्राइम तक पर आप देखिएगा। और देखने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इंतज़ार करूँगा और कल पूरा इंटरव्यू आपके सामने। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी युगांडा के तानाशाह, या बहुत सारे लोग कहते हैं आदमखोर डिक्टेटर ईदी अमीन। ये नाम शायद सभी जानते हो क्योंकि ईदी अमीन का चेहरा सामने आते ही खौफ की तस्वीरें जहन में कौंधने लगती हैं। 3 लाख से ज़्यादा युगांडा के लोगों को मारने का इल्ज़ाम है ईदी अमीन पर। कहते हैं बहुत सारे लोगों को मार कर खा चुका था ईदी अमीन। तो एक आदमखोर, एक डिक्टेटर, एक खूंखार शासक, उसकी इमेज थी ईदी अमीन। एक वक्त में मैं ये कहानी ईदी अमीन की नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए सुना रहा हूँ कि इसके बाद जो कहानी सुनाऊंगा उससे आप फ़ौरन रिलेट कर लेंगे। ईदी अमीन एक वक्त में 1966 से पहले वहाँ की सेना के प्रमुख या जनरल हुआ करता था। वहाँ का भाई सेना अध्यक्ष था, लेकिन अपनी ही फिर जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर और युगांडा का शासक बन गया 1971 में। और 71 से लेकर 79 तक उसने हुकूमत की। इस दौरान में बहुत सारे जुल्म किए, जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता उसे मार देते। अपने ही देश के 3 लाख से ज़्यादा लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था ईदी अमीन पर। और ये वही ईदी अमीन है जिसने एक बार इज़राइल के प्लेन को हाईजैक कर लिया था
किसी और ने किया, लेकिन अपनी सरजमीन पर उसने उतारने की इजाज़त दे दी। बाद में मोसाद ने वो ऑपरेशन किया। ये भी कहानी आपको सुनाई, और कैसे एक देश में घुसकर उस पूरे प्लेन के बंधकों को छुड़ा कर ले गया मोसाद और इजराइल। ये उसी ईदी अमीन के दौर की कहानी है। तो ईदी अमीन के जुल्म के खिलाफ युगांडा के बहुत सारे लोगों ने क्रांति की, और उसी में से एक शख्स उस वक्त थे, उनका नाम था योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी भी उसी युगांडा की पैदाइश थी, उनकी वहाँ पैदा हुए। और जब ईदी अमीन के जुल्म सितम बढ़ते गए तो फिर उन्होंने वहाँ पर गुरिल्ला वॉर छेड़ा, और आखिरकार 1979 में ईदी अमीन को भागना पड़ा युगांडा छोड़कर। तो जब ईदी अमीन युगांडा छोड़कर भाग गया, इसके बाद अब युगांडा एक तरह से एक तानाशाह के चंगुल से, एक आदमखोर के चंगुल से आज़ाद हो गया था। इसके बाद युगांडा में चुनाव हुआ, और उस चुनाव में मिल्टन ओबोटे, जो कि ईदी अमीन के खिलाफ भी लड़ाई लड़े, वो जीते और वहाँ के राष्ट्रपति बने। अब इत्तेफाक से योवेरी मुसेवेनी भी उस पद के दावेदार थे, लेकिन बने ओबोटे। लेकिन ओबोटे को जनता शायद ज़्यादा पसंद नहीं कर रही थी, और ख़ुद मुसेवेनी भी। तो 1986 में मुसेवेनी ने ओबोटे का भी तख्ता पलट कर दिया, और अब खुद योवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति बन गए। तब युगांडा के राष्ट्रपति बनने का एक उम्र होती थी कि इससे ज़्यादा आप नहीं बन सकते, 70-75 साल। लेकिन 1986 में मुसेवेनी युगांडा के प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद से पिछले 40 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, आज भी वो युगांडा के प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त उनकी उम्र है 91 ईयर। उनकी वाइफ जो है वो वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर है, और उनका जो बेटा है मुहुजी कैनेरुगाबा, ये युगांडा का जनरल है, सेना अध्यक्ष है। सेम वही जो 1966 में ईदी अमीन हुआ करता था, युगांडा का सेना अध्यक्ष। आज युगांडा का जनरल या सेना अध्यक्ष जनरल मुहुजी कैनेरुगाबा है। जनरल मुहुजी कैनेरुगाबा योवेरी मुसेवेनी, जो इस वक्त युगांडा के प्रेसिडेंट हैं, उनका बड़ा बेटा है। और इस वक्त वहाँ की पूरी सेना उसके हाथों में है। पिता की उम्र 91 ईयर हो गई, कुछ दिन और रहेंगे। अब इसके बाद युगांडा की कमान किसके हाथों में जाएगी? ज़्यादातर युगांडा के लोग और एक्सपर्ट यही मानते हैं कि जनरल मुहुजी कैनेरुगाबा युगांडा का अगला प्रेसिडेंट होगा। अब हालांकि योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा के लिए बहुत काम किया, और इसलिए वहाँ के लोग भी बहुत पसंद करते थे। जब ईदी अमीन के चंगुल से आज़ाद हुआ, तब उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए स्कूल, हेल्थ, इस पर बहुत काम किया, और कहते हैं कि युगांडा की इकोनॉमी को भी बहुत सुधार दिया। तो बहुत सारे चाहने वाले भी हैं, लेकिन धीरे 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 हुआ ये कि मुसेवेनी, जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं नागरिक युगांडा के, वो सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं, और वो है योवेरी मुसेवेनी, क्योंकि 86 के बाद वहाँ को प्रेसिडेंट दूसरा आया ही नहीं, अभी तक वही है। तब उनका बेटा जनरल है, 91 ईयर ओल्ड हैं इस वक्त युगांडा के प्रेसिडेंट। अगला प्रेसिडेंट बनने की पूरी उम्मीद जनरल मुहुजी कैनेरुगाबा की है। लेकिन ये कहानी अब यहीं से शुरू होती है। जनरल मुहुजी कैनेरुगाबा युगांडा के चीफ ऑफ आर्मी। अभी अचानक 11 अप्रैल को जनरल कुरोबा, जो कैनेरुगाबा, आज 13 है, 2 दिन पहले पुरानी बात है, एक्स पर एक पोस्ट करते हैं, और इस पोस्ट में कहते हैं तुर्की है, जो नाटो देश का भी मेंबर है और अच्छा खासा ताकतवर देश है, और ये 5 करोड़ की आबादी वाला देश है सिर्फ युगांडा, बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर देश भी नहीं है। कीनिया और सोमालिया के इर्द गिर्द ये देश बसा हुआ है, एक अफ्रीकी देश। तो जनरल कैनेरुगाबा एक पोस्ट डालते हैं और सीधे सीधे तुर्की के नाम एक धमकी देते हैं। कहते हैं कि आप हमें $1 अरब, जो इंडियन करेंसी में अगर आप जोड़ें तो अभी डॉलर का जो रेट है 92 रुपीज़ के अगर हिसाब से देखें तो 92,000 करोड़ रुपीस, 92,000 करोड़ रुपए आप हमें दे दो, और साथ में तुर्की की इस वक्त की जो सबसे खूबसूरत लड़की है उससे मेरी शादी करा दो।
अब एक देश का जनरल, आर्मी चीफ, सेना अध्यक्ष, उस देश के राष्ट्रपति का बेटा एक दूसरे देश को सीधे खुले खुले ये धमकी दे रहा है कि तुम हमें $1 अरब दो और तुर्की की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी करो। इसे आप क्या कहेंगे? लेकिन ये मजाक नहीं है, ये बाकायदा धमकी दी गई है। अब ये $1 अरब पहले डॉलर की धमकी की बात ये क्यों मांगा है? असल में युगांडा के बराबर में एक देश है सोमालिया। सोमालिया में काफ़ी कुछ आतंकवाद था, कहते हैं ISIS के लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो सोमालिया के लोगों ने मदद मांगी, तो युगांडा ने सोमालिया की बड़ी मदद की अपनी सेना को भेजकर, और इस चक्कर में, इस ऑपरेशन में बहुत सारे युगांडा के सैनिक की मौत भी हो गई। और इसी दौरान इसी सोमालिया में तुर्की जो है अपना बिजनेस फैला रहा था। वहाँ के पुल, वहाँ के बिजली घर, वहाँ के एयरपोर्ट, ये सारे डेवलप कर रहा था, और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया तुर्की ने, क्योंकि वो सारे बिजनेस घराने के लोग तुर्की के सोमालिया में काम कर रहे थे। युगांडा सोमालिया के आतंकवाद से लड़ा था और उसकी सेना की जान भी जा रही थी। तो उसके बाद खैर सोमालिया थोड़ा शांत हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ, और इस दौरान में तुर्की ने भारी मुनाफा कमाया सोमालिया में बिजनेस करके। अब जनरल कैनेरुगावा, जो ठीक ईदी अमीन की तरह 66 वाले वहाँ का सेना अध्यक्ष है, आर्मी चीफ है, उसने इसी बात पर धमकी दी 11 अप्रैल 2026 को तुर्की को कि आप हमें $1 अरब दो, यानी 92,000 करोड़ रुपए, क्योंकि मैं सोमालिया में अपनी सेना को भेजकर उनकी जान जोखिम में डालकर वहाँ लड़ाई लड़ा था आतंकवाद से, और उसी वक्त में आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, अपने बिजनेसमैन को भेजकर वहाँ से पैसे कमा रहे थे, तो आपने बहुत पैसे कमाए। तो उस मुनाफे में से $1 अरब आप हमें दे दो, जो जोड़ छोड़कर हमने हिसाब लगाया। अब एक देश को सीधे सीधे धमकी दूसरे देश का एक सेना अध्यक्ष दे रहा है। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है भैया, मुनाफा है, बाकी चीज़ें हैं, पर ये क्या बेतुका। उसने दूसरा ये रखा कि इस पैसे के साथ साथ तुर्की की सबसे खूबसूरत लड़की से आप हमारी शादी करा दो, और इस शादी के बदले में हम आपको 100 गाय देंगे। युगांडा के गाय की एक ख़ास नस्ल है, और वहाँ पे एक कल्चर भी है कि युगांडा में अगर कोई रिश्ता होता है, कोई शादी के लिए, ये सारी चीज़ें, तो गिफ्ट में गाय देते हैं, और कहते हैं दुनिया की बेहतरीन जो गाय की नस्ल है वो युगांडा में है। तो वहाँ लोग पालते भी इसको बहुत प्यार से। तो वहाँ गाय देना एक मतलब इज्जत की बात होती है। तो जनरल कैनेरुबा को ये पूछा गया कि भाई कितनी गाय देनी चाहिए, तो उसने कहा कि 100 गाय देते हैं। तब तुर्की की लड़की से शादी करनी, $1 अरब मांगना, ये इसने इस पर पोस्ट कर दी। पर बात यहीं नहीं रुकी। इससे पहले यही भाई साहब इटली की जो अभी की PM है, तब वो PM नहीं बनी थी, उन पर भी नज़र थी, जनरल कैनेरुगावा की, यानी कि युगांडा के सेना अध्यक्ष की, जॉर्जिया मेलोनी। ये नाम आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे बड़े इसको लेकर मीम बनते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जोड़े जाते हैं। आजकल एक बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर, जो अलग अलग देश के अध्यक्ष के साथ एक कोई कॉपी कर रहा, मिमिक्री कर रहा आवाज़ में, और कैसे विदेशी गेस्ट के साथ मिलते हैं, उसकी पूरी है। उस पर शायद बैन भी लग गया है। तो उसमें भी एक जगह ये नाम मेंशन होता है, मेलोनी। ये इटली की PM है इस वक्त। तो इन्हीं जनरल साहब ने एक बार सीधे सीधे इटली से भी ये कह दिया धमकी कि भैया मेलोनी का रिश्ता भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट करो, और मेलोनी से शादी करा दो। और मैं मेलोनी से शादी करा देता हूँ, और इसके लिए भी ये उस वक्त 100 वही युगांडा की खास गाय देने के लिए तैयार थे। अब वो अभी खैर PM है, और जब ये ऑफर गया था, ये 2023 में गया था, तब शायद वो PM थी नहीं, या 22 में गया था। लेकिन अब सोचिए कि आप एक देश की PM और उनको सीधे शादी का ऑफर और 100 गाय गिफ्ट में, और एक तुर्की जैसे देश के सीधे वहाँ के जो शासन अध्यक्ष हैं उनको धमकी $1 अरब दो। और यही भाई ने एक बार ये भी कहा कि हम इजराइल के सपोर्ट में 1 लाख सेना अपनी भेजेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग ना मानो तो कीनिया को तो हम यूँ जीत लेंगे, 2 हफ्ते की बात है, कीनिया में हम अपने सैनिक भेजेंगे और सारी। अब हर बार जब ये सेना अध्यक्ष साहब ऐसे ऐसे बयान, इंटरनेशनल पूरी मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में है
कि उन्होंने मेलोनी से शादी करने के लिए उधर इटली को कह दिया, उधर फिर इधर कह दिया कि एक सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करा दो, $1 अरब दे दो, कीनिया पे हमला कर देंगे, इजराइल को की मदद में 1 लाख सैनिक भेजेंगे। अब 5 करोड़ की आबादी वाले देश के पास 1 लाख सैनिक है ही नहीं, तो भेजेंगे कहाँ से? लेकिन है। तो अब सवाल है ये सब क्यों? तो जितने एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि इन भाई साहब जनरल को सुर्खियों में रहने की आदत है। लेकिन आदत है ठीक है, अब आप दूसरे देश को सीधे धमकी देंगे तो वो कैसे ले? तो तुर्की का ऑफिशियली रिएक्शन तो नहीं आया, और उनका कहना है कि चूंकि अब या तो वहाँ के राष्ट्रपति यानी जनरल साहब के पिता, वालिद, फादर, जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, युवेरी मुसेवेनी, वो दे कि हाँ भाई जो बेटा कह रहा पूरा करो, वरना धमकी पूरी हो जाएगी। तो राष्ट्रपति तो कुछ नहीं कह रहे, बल्कि बाप की हालत ये हो गई है, 91 साल की उम्र है और 40 साल से ज़्यादा वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कि बेटा ऊट पटांग ऐसी मांगे करता है, रखता है, और पिताजी माफ़ी मांग रहे हैं देश विदेश से। जब कहा कि कीनिया पर हम 2 हफ्ते में विजय पालेंगे और सेना भेजकर, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इनके पिता, उन्होंने कीनिया से माफ़ी मांगी। जब मेलोनी से शादी की बात कर दी, तब इटली से पिता ने कहा कि बेटा मेरा शायद थोड़ा सा ऐसे ही है। अब जब तुर्की की बात आ गई, ये तो ताज़ा मामला गर्म है एकदम, तो यहाँ पे भी बाप शर्मिंदगी झेल रहा है, हालांकि एक देश के प्रेसिडेंट है, कि क्या करें। अब इसे आप क्या कहेंगे? हालांकि तुर्की का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन शायद सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए वो जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन मीडिया में अब जो 2 चीज़ें आ रही हैं वो ये कि जिस तरीके से युगांडा का इतिहास रहा एक लंबे साल तक, ईदी अमीन का जुल्म कहर और ईदी अमीन का बैकग्राउंड, कि कैसे वो एक देश का सेनाध्यक्ष बना और फिर उसने तख्त हासिल किया। सेम इन जनरल साहब की हालत है सेनाध्यक्ष की, कि सेना अध्यक्ष भी हैं और अब दुनिया को धमका रहे हैं, और पिता की बात 91 साल की तो उम्र हो ही गई है, कुछ वक्त की बात है, युगांडा की ये तख्ती पर बैठेंगे, तख्त पर। तो अगर पूरी तरह से राष्ट्रपति बन गए, तो एक राष्ट्रपति इस तरह की अगर धमकी, क्योंकि शुरुआत से ही देते रहे सबको, तो फिर युगांडा का क्या होगा? ये भी सोचने वाली बात है। और अब युगांडा के लोग भी कि जिस आज़ादी की बात कर रहे थे, एक ही शख्स 1986 से प्रेसिडेंट चला आ रहा है, तो एक तरह का डिक्टेटरशिप हो गया। तो वहाँ कम से कम चुनाव 7 बार चुनाव हो चुका है, और 7 बार हालांकि चुनाव होता है वहाँ, पर 7 बार से लास्ट मुसेवेनी वहाँ का चुनाव जीत रहे हैं। और इनका पूरा ख़ानदान जो है, फैमिली है, वो अलग अलग सरकारी पदों पर है। वाइफ एजुकेशन मिनिस्टर, बेटा आर्मी चीफ, पोता जो है वो भी आर्मी में है अच्छे पोजीशन पर, बाकी रिश्तेदार भी अलग अलग सरकारी महकमे में है, मंत्रालय में है। तो एक तरह से पूरा कंट्रोल ही इनके परिवार का, और यही चीज़ अब वहाँ के लोगों को बेचैन कर रही है कि कहाँ हम ईदी अमीन से छुटकारा पाए और कहाँ अब ये सत्ता ही नहीं छोड़ रहे। और अब बेटा जिसके हाथ में पूरी कमान है, पूरी सेना अंडर में है, अब वो ऐसे अलग अलग देशों को धमका कर युगांडा की बेचारा भत पिटवा रहा है, इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। तो अब क्या होगा पता नहीं आने वाले वक्त में। तो ये थी आज की कहानी। हाँ, कहानी ख़त्म करूँ, शुरुआत में आपसे कहा था कि कल रात 9 बजे बाबा बागेश्वर धाम के साथ क्राइम पर बातें, धर्म पर नहीं, तो सुनिएगा ज़रूर। उसकी एक झलकियाँ मैं आज आपको जाते जाते छोड़ कर जा रहा हूँ, तो ये सिर्फ झलकियाँ सुनिए, अनकट पूरा इंटरव्यू कल रात 9 बजे क्राइम तक पर। तो झलकियाँ देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मतलब हम दोनों आज क्यों बात कर रहे हैं। धर्म तो जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वो जुर्म बन जाता है, और जुर्म जब अपने आप को शून्य कर लेता है तो वो धर्म बन जाता है। पुलिस वालों से कभी कोई पाला पड़ा? आते जाते रहते हैं पुलिस वाले। स्पाइसी कैमरा लेकर के बहुत लोग आए, बहुत महिलाएं आई, और बहुत महिलाएं हनी ट्रैप करने के लिए। हाँ, बहुत लोग ऐसी जगह बैठती थी कि ताकि वो हमारा ध्यान उनकी तरफ खींचे। और हमारे सामने भी 3 अवरोध हैं, वो है स्त्री, ब्लैक मनी और गंदी पॉलिटिक्स। एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी नुकीला लेकर के हमें मारने की कोशिश करता। एक ब्लू कलर की लाइट गिरती है, कोई शक्ति थी या बिजली थी, और उस रात के बाद फिर हम कभी घर नहीं गए। कोई पुलिस वाला आया, बहुत दिन से ये केस नहीं सुलझ रहा है। एक छोटा बच्चा रात को गुम जाता है,
और ध्यान करने के बाद हमने फिर से फ़ोन लगाया और कहा कि जो आदमी अमुक आपके साथ खोज रहा है, इसी व्यक्ति को आप पकड़ो, ये बता देगा। हम किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं करते। देश की कानून व्यवस्था मकड़ी के जाले की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में क्या राय है आपकी? भाई, गुंडा को गुंडा ही बनाए रखने के लिए ये काम करने पड़ते हैं जो अमेरिका कर रहा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है।